तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, राजनीति और विकास। तो इससे पहले जो है हमने पढ़ा है संस्कृति और विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक और विकास के बारे में पढ़ा है, और साथ ही साथ हमने जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा है। अब ये जो है आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, वो है राजनीति और विकास। राजनीति जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, विकास को किस तरह से प्रभावित करती है, किसी भी देश की राजनीति या राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो किस तरह से प्रभावित करती है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो विकास के जो प्रकृति और दर है उसको निर्धारित करने में राजनीति और राजनीतिक प्रक्रियाओं का बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो जो डेवलपमेंट की इंटेंसिटी होती है, जो उसकी नेचर होती है, वो वहाँ उस देश की जो भी राजनीति होती है, राजनीतिक दल होता है, व्यवस्था होती है या राजनीतिक प्रक्रिया जितनी भी होती है, उन सब से वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो विकास की प्रकृति और दर को प्रभावित करने में सत्ताधारी दल जो होता है उसके द्वारा जो अपनाई गई विचारधारा होती है, उस विचारधारा की प्रकृति पर विकास निर्भर करता है कि जो सत्ता में है दल वो किस तरह की विचारधारा का है, कम्युनिस्ट विचारधारा का है या सोशलिस्ट विचारधारा, जो भी उनकी विचारधारा होती है, उस विचारधारा से उस देश का विकास जो है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसने सबसे पहले समाजवादी विचारधारा को अपनाया और उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी जो थी उसको एस्टेब्लिश किया अपने देश में, क्योंकि भारत में असमानताएं बहुत अधिक थी, जाति के आधार पर भी असमानताएं थी, और अगर हम आर्थिक स्तर पर भी देखें तो बहुत अधिक असमानताएं थी, अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे थे। तो उस समय जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने यही सलाह दी और राजनीतिक दलों ने यही निश्चय किया कि हमारे देश में जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश का विकास जो है वो अच्छे से चल सके। तो 80 के दशक तक, 1980 तक यही मिक्स्ड इकोनॉमी चलती रही। फिर जब 1990 आया, 90 का दशक आया, तो हम सब जानते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे जो सत्ता दल था, जो सत्तारूढ़ था, उसके ये आया कि अब समाजवाद बहुत हो गया, अब हम क्या लेके आएंगे, प्राइवेटाइजेशन को लेके आएंगे हमारे यहाँ। और एलपीजी जो है 1991 में आप सब जानते हैं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ये सब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। तो उन्होंने भारत में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन देना शुरू किया। तो ये निर्णय किसका था? ये निर्णय एक पॉलिटिकल पार्टी का था। अन्य विपक्षी दलों से भी सलाह ली गई और सबने मिलकर इस निर्णय को सर्वसम्मति के साथ ग्रहण किया और ये एक एलपीजी को उस समय ग्रहण किया गया। तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया गया। विकास के अगर दृष्टिकोण से देखें तो कहीं राजतंत्र है तो कहीं लोकतंत्र है। ऐसा माना जाता है कि विकास के दृष्टिकोण से लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी जो है, वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। डेमोक्रेसी क्या करता है? व्यक्ति को सफलता और उन्नति के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, सबके लिए समान रूप से अवसर, अपॉर्चुनिटी, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये डेमोक्रेसी की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ ये व्यक्तियों को रुचि के अनुरूप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसा नहीं है प्राचीन समय में था कि जाति के आधार पर हो, नहीं। तो ये रुचि के अनुरूप व्यवसाय प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है। तो उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राज्य की का जो संरक्षण है और राज्य की जो सुरक्षा है, दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो लोकतंत्र के साथ साथ स्टेट कितना उनको प्रोटेक्ट कर रहा है
और किस तरह से उनके वेलफेयर के लिए वो नई नई स्कीम्स और नई नई पॉलिसीज बना रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी छोटा उद्योग जो है ना स्टैब्लिश करने कोई व्यक्ति जा रहा है, या कोई बाहर से कोई कंपनी आई है जो भारत में स्टैब्लिश होने जा रही है, तो कुछ ऐसे मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे जिससे कि उसको फायदा हो, कि अगर आप हमारे यहाँ अगर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ एक फैक्ट्री डालते हैं, तो आपको ये फायदा होगा, आपको कम मतलब पैसे पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, आपको जो है वो कम से कम जो है वो ब्याज देना पड़ेगा, या इस तरह से कम पैसों पर आपको जो है लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है उनको प्रोत्साहन मिलता है इन चीजों से, जिससे कि वो किसी भी देश में जो है वो स्टार्ट कर सके, उद्योग स्टार्ट कर सके। तो जहां सरकार स्थिर होती है, परमानेंट होती है, टेम्परेरी नहीं होती है, जहां गवर्नमेंट जो है वो अस्थिर होगी, तो अगर गवर्नमेंट अस्थिर होगी तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो पड़ेगा किस पर? उद्यमों पर पड़ेगा। उद्यमी जो है वो, या कामगार जो है, लेबरर्स जो है, या व्यापारी है, या जो कंज्यूमर है, इन सब के मन में कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी आ जाएगी, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी। तो भारत में जो भी सामाजिक और आर्थिक विकास हुए, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं, उसके पीछे भारतवर्ष में चलाई जाने वाली नियोजन की जो सार्थिक नीतियां थी, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो पॉलिसीज चलाई गई थी भारत में, हम सब जानते हैं 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, नियोजन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई भारत में, उसी के कारण भारत में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अब इस डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो भूमिका राजनीतिक दलों की रहती है। विपक्ष में रहकर राजनीतिक दलों ने जहां सरकार को जनोपयोगी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया है, बाध्य किया है, वहां सत्ता दल भी जो है वो ऐसी नीतियों का निर्माण करती है ताकि विकास कार्यों का सफल संचालन हो सके। अब चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य क्या होता है? जनता को प्रभावित करना और जनता के हित में काम करना। अगर वो जनता के हित में काम करेंगे तभी तो जनता का सहयोग प्राप्त करेंगे। तो चाहे विपक्ष के लोग हो चाहे पक्ष के लोग हो, दोनों ही जनता के उपयोगी नीति बनाने के लिए बाध्य होते हैं। तो राजनीतिक दलों की विकास में क्या क्या भूमिका होती है? जैसे कि पहली भूमिका है जनोपयोगी कार्यक्रमों का निर्धारण, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड, उनके लिए जो उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स है, उनको निर्धारित करना। तो भारत में राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर ही अपना अपना चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करते हैं। जब चुनाव आते हैं उससे पहले सब अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र या चुनावी एजेंडा जो होता है उसको निर्धारित करके जनता के समक्ष रखते हैं कि इस बार जब हम सत्ता में आएंगे तो ये डैम बनवाएंगे, इतने प्रतिशत रोजगार लेके आएंगे, इतनी महिलाओं के लिए रोजगार लेके आएंगे, इतना अधिक हम ये डेवलपमेंट करेंगे, हम हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, हम ये करेंगे। तो ये चुनावी एजेंडे होते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के कुछ न कुछ चुनावी मुद्दे होते हैं। और जब वो उन घोषणा पत्रों को, जब वो सत्ता में आते हैं, तो इन घोषणा पत्र में जो जो वो प्रॉमिस जनता से करते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं या उनको क्रियान्वित करते हैं। और क्रियान्वित इसलिए करते हैं ताकि आने वाले चुनावों में वो जनता के सामने सम्मान के साथ जा सके। नहीं तो नेताजी को कौन वोट देगा? अगले 5 साल बाद जाएंगे तो लोग कहेंगे हम तो आपको पहचानते ही नहीं, जैसे आपने हमें 5 सालों में नहीं पहचाना, हम भी नहीं पहचानते। तो इससे जनता का, तो ये घोषणा पत्र जो है इससे जनता का विकास होता है, जनता का कल्याण होता है, नए नए विकास कार्यों को गति मिलती है। जिस गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वहां का जो लोकल नेता होगा
जब वो अपने घोषणा में ये कहेगा कि मैं यहाँ बिजली लेके आऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, क्या होगा उससे? गांव का विकास होगा। तो राजनीतिक दलों के ये जन उपयोगी कार्यक्रमों के द्वारा ही जो है विकास के कार्यों को गति मिलती है। दूसरा जो पॉइंट है वो नियोजन का दायित्व सरकार का होता है। नियोजन जो है प्लानिंग, वो कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष, वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है और राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। तो भारत में नियोजन का दायित्व सरकार का होता है। और पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई थी, अब तो बंद हो गई, उसकी संपूर्ण रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? उसकी संपूर्ण रूपरेखा सरकार के द्वारा तैयार की जाती है। और विपक्षी दलों से महत्वपूर्ण राय ली जाती है कि भाई क्या क्या किया जाए, इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाए। तो विपक्षी दलों से राय ली जाती है, फिर उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 11 पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए गए और उन योजनाओं का निर्माण का कार्य जो है वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही निर्धारित किया गया। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है वो विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। वार्षिक आम बजट प्रस्तुत किया जाना। हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब वो बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो होती है, थोड़ी जटिल ही होती है, परंतु उस बजट पर पहले डिस्कशन भी होता है। और भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, वो संसद में एक बजट प्रस्तुत करते हैं और इस बजट में पूरे वर्ष की आर्थिक नीति का निर्माण तय किया जाता है कि पूरे वर्ष कहाँ सरकार कितना पैसा किस विकास कार्य में वो कितना पैसा खर्च करेगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। तो ये जो है आम बजट प्रस्तुत करने में भी राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर राजनीतिक दल का ये जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और उसके सलाहकार जो है, अगर वो जागरूक नहीं है, अगर वो दूरदर्शी नहीं है, अगर वो जनता की समस्याओं को और देश में विकास की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को अगर वो नहीं समझते हैं, तो जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो बजट जो है बजट जो है वो जनता के हित में हो सकता है न हो, या देश के हित में न हो। तो जो बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है वो जनता की इच्छाओं और उसकी आवश्यकताओं को पता लगाकर ही की जाती है। और फिर बजट का निर्माण और प्रस्तुतिकरण और उसको इम्प्लीमेंट करने में राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण विकास को गति देना। ग्रामीण विकास बिना अगर गांव के डेवलपमेंट के कोई भी देश विकास नहीं कर पाएगा। विशेषकर हम भारत देश की बात करते हैं कि भारत में जो है अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और अगर गांव का ही विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास किस तरह से हो सकता है? कई ऐसे गांव हैं जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की कमी है, आज भी है, आप खुद पता लगा सकते हैं। कई ऐसे गांव हैं, तभी तो शहरों के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में गांवों से लोग जो है गाड़ियों में भर भर के इलाज के लिए आते हैं। तो कहीं पक्की सड़कें नहीं है, तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जिन गांवों में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो गांव जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अब इस ग्रामीण विकास को गति देने में राजनीतिक दल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बार किसी से मैं चर्चा कर रही थी तो बात में पता चला कि नागौर का डेवलपमेंट इतने वर्षों में भी बहुत अधिक क्यों न हुआ। उसका कारण था कि वहां जो राजनीतिक नेता जो है जब भी चुनाव में चयन होके आते थे, उनका इंटरेस्ट उसके डेवलपमेंट की तरफ था ही नहीं। तो इसलिए नागौर में अब तो फिर हो गया है काफी, परंतु फिर भी अगर आप देखें ओवरऑल जितना उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
तो जो चयनित सदस्य है, राजनीतिक जो नेता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से चयन होके आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लिए चयनित किए जाते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी जनता की आवश्यकताओं को, ग्रामीण परिवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको कार्य करना चाहिए। और जहां वो कार्य करते हैं वो अपने आप भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो ये राजनीतिक दलों सुदृढ़ होने की बहुत अधिक आवश्यकता है, विशेषकर से ग्रामीण क्षेत्र में। निम्न वर्गों का विकास। निम्न वर्ग आप सभी जानते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, आप सब जानते ही हैं निम्न वर्ग। तो इन निम्न वर्गों के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दलों ने उस पर विशेष ध्यान दिया है, और कई राजनीतिक दल जो है वो इस आधार पर जो है बट भी गए हैं। विशेषकर यूपी में मायावती जी जो है वो नेता मानी जाती है इन पिछड़े वर्गों की, और वो मतलब इसके लिए इन्हीं मुद्दों पर अक्सर लड़ती है। अभी भी इनकी स्थितियां कोई खास अच्छी नहीं है। दलित वर्ग की महिलाओं के साथ तो बहुत अधिक अन्याय होता है, और अभी हमने न्यूज़पेपर में यही पढ़ रहे हैं कि एक दलित महिला के साथ कितना बुरा हुआ, आप सब जानते ही हैं। तो पिछड़े वर्गों की को राजनीतिक विकास में भागीदार बनाने के लिए, देश में उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर उनको सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक दलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और हम उस नेतृत्व को, राजनीतिक नेतृत्व को नहीं भूल सकते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इनको सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए। गांधी जी ने भी उनके लिए बहुत अधिक प्रयास किए। तो ऐसे ही राजनीतिक दल ये प्रयास करके निम्न वर्गों के विकास के लिए अधिक ध्यान देते हैं, और बजट में या जो भी राज्य के पास जो सुख सुविधाएं हैं, जो भी आय है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके विकास के लिए खर्च करता है। तो राजनीतिक दलों की निम्न वर्गों के विकास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और निम्न वर्ग का विकास अगर होगा, ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट केवल क्या होते हैं, उसके तो बहुत सारे आयाम होते हैं, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो है वो राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य कई कार्य जो है वो राजनीतिक दल करते हैं, जैसे रोजगार नीति बनाना, कृषि नीति बनाना, उद्योग नीति बनाना। इन सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इन सब का निर्माण जो है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और सरकार के, राजनीतिक दलों के जो विभिन्न मंत्री हैं, वो विभिन्न मंत्री जो है वो जनता के हित को ध्यान में रखकर ही विकास कार्यों की ओर उन्मुख होते हैं। आर्थिक वृद्धि की जो अच्छी दर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो अच्छी दर है, और उद्योगों की जो तीव्र वृद्धि है, वो किस पर निर्भर करती है? वो सरकार की आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती है। सरकार जितनी उदार होती है, लचीली होती है। प्रज्ञा, तुम अपना माइक अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करिए। हाँ मैम। तो आर्थिक वृद्धि की जो अच्छी दर और उद्योगों की तीव्र वृद्धि जो है वो सरकार की आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती है। आर्थिक नीतियां जो है अगर सरकार की अच्छी होती है तो इससे क्या होगा, अपने आप ही जो है वो देश का डेवलपमेंट होगा। तो सरकार की आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है। स्थायी सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें, ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण और सहायक समझी जाती है। तो किसी भी देश की या राज्य की विकास की दर और प्रगति को निर्धारित करने में राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और किसी भी ऐसे राज्य में उद्यमों की उपलब्धता अधिक होगी जहां पूंजीवाद और उदारवाद में वो विश्वास करता हो। क्यों?
क्योंकि पूंजीवाद में अधिक से अधिक लाभ है। तो इस कारण से जब सरकार जो है अपना नियंत्रण जो है उन पर ढीला कर देती है, लिबरल हो जाती है, तो इससे क्या होगा, जैसे पूंजीवाद में जो राज्य विश्वास करेगा वहां जो है उद्यमों की उपलब्धता ज्यादा होगी, और जहां उपयुक्त प्रशिक्षण के अवसर होंगे, तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध होगा, जहाँ पर्याप्त प्रोत्साहन के अवसर उपलब्ध होंगे और साथ सुविधाएं होंगी, वहां उस राज्य में अपने आप स्वतः ही उद्यमी जो है उनकी उपलब्धता अधिक हो जाएगी। तो भारत में उद्यमिक वृद्धि की गति 1990 तक बहुत धीमी रही, और देश में 1990 तक लघु इकाइयों की संख्या 10 लाख थी, 90 तक। और 90 के बाद 2005 में कितनी हो गई, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री, उनकी संख्या जो थी 2005 तक लगभग 35 लाख हो गई। मतलब 90 से 2005 तक आते आते संख्या एकदम इतनी अधिक बढ़ गई। तो इसके कारण क्या है पीछे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो अपनी पॉलिसीज को लिबरल कर दिया, उदार कर दिया, इस कारण से जो है जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। तो उद्यमिता पर जो भी राजनीतिक अध्ययन हुए, उन अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि रूस तथा फ्रांस में देर से उद्यमिता विकास के लिए उन देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां ही जिम्मेदार है, क्योंकि फ्रांस में अस्थिर सरकार थी काफी लंबे समय तक, जबकि फ्रांस शक्तिशाली था। पर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सबसे पहले ये कहते हैं ना पूंजीवाद आया, और जबकि फ्रांस शक्तिशाली था फिर भी बाद में आया। इसका कारण यही था कि वहां राजनीतिक सत्ता जो थी वो अस्थिर थी। तो इस अस्थिरता के कारण ही जिम्मेदार है उद्यमिता के विकास के लिए सरकार या राजनीतिक परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती हैं। और जापान में तीव्र उद्यमिक वृद्धि के लिए वहां की राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका योगदान है। तो राजनीतिक व्यवस्था किसी भी देश की जो है वो उद्यमिता विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और उसी ने, जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसने कृषि और औद्योगिक आर्थिक प्रणाली में एक खास तरह का समन्वय स्थापित किया। तो ये आपका जो टॉपिक है राजनीति और राजनीति के साथ विकास का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका खत्म होता है। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं, और वो नया टॉपिक है आपके विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है? अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाए विस्थापन के, तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार तो विस्थापन है मूल स्थान से अलग होना, कि भाई कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो हाँ विस्थापन, एक स्थान से अलग होना और दूसरे स्थान पर जाकर सेटल होना। परंतु जब कोई विशेष दशाओं के कारण कुछ व्यक्तियों या समूहों को उस स्थान से वंचित होना पड़े जो उनकी आवास या आजीविका केंद्र रहा हो, तो इस दशा को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब वंचित होना पड़ रहा है, मतलब बाध्य होना पड़ रहा है, जो उनका स्थान उनकी आजीविका का केंद्र था, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विस्थापन। तो विस्थापन कई प्रकार के होते हैं। कई बार नदियों में बाढ़ आने से, अत्यधिक पानी आने से, किसी क्षेत्र में बहुत पानी भर जाने से, या कोई महामारी अधिक फैल जाती है, तो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बड़ी संख्या में जाकर रहने लग जाते हैं, और मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर, ये इन दशाओं के कारण जब व्यक्ति जाकर रहता है तो हम इसको प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं। परंतु विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का एक दूसरा रूप भी है, और वो रूप है जिसमें जो लोग हैं, एक विशेष निवास स्थान पर रहने वाले लोग जब अपने मूल निवास स्थान से उनको वंचित होना पड़ता है और उनकी भूमि या क्षेत्र का जो उपयोग है
वो किसी विकास कार्य के लिए जब सरकार उनसे ले लेती है, कम कीमत पर भूमि उनसे ले लेती है, तो उनको बाध्य होकर किसी और स्थान पर जाकर रहना पड़ता है। तो इसको हम मानवीय, ये प्राकृतिक नहीं है, ये विस्थापन कहलाता है। और वो है विकास से उत्पन्न विस्थापन। विस्थापन तो है, परंतु किससे उत्पन्न विस्थापन है? विकास से उत्पन्न विस्थापन कहलाता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार क्या होता है विस्थापन? विस्थापन कुछ विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया है। कोई विशेष परिस्थितियों में जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति, समूह, समुदाय अपनी अनिच्छा से पहले के स्थायी निवास स्थान अथवा क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान या क्षेत्र में बसने के लिए बाध्य होते हैं। अनिच्छा से और बाध्य, दो शब्द आप ध्यान रखें। विस्थापन और प्रवास में अंतर क्या है कि विस्थापन में बाध्य होता है व्यक्ति, अनिच्छा से इधर से उधर जाता है। तो जहां वो पहले रह रहा था उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना। गांधी जी की जो शिष्या है सरला बहन, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक का नाम है संरक्षण तथा संरक्षण या विनाश। संरक्षण या विनाश में उन्होंने लिखा है कि जो वर्तमान विस्थापन अनियोजित विकास का ऐसा परिणाम है जो एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों को अपने उस सामुदायिक जीवन से पृथक करता है, जिसे साधारणतः उसके आर्थिक एवं सामाजिक अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। मतलब अनियोजित विकास का परिणाम है। किसका परिणाम है? विस्थापन एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट का ही एक परिणाम है, और इसमें बड़ी संख्या में, एक दो व्यक्तियों के इधर उधर होने से नहीं होता है, इसके लिए बड़ी संख्या में ही सामुदायिक जीवन से व्यक्ति पृथक हो जाता है। आप जिस एरिया में, जिस जगह आप बचपन से रह रहे हो, और वहां से अगर आपको हटाकर कहीं और भेज दिया जाए कि आपका घर तो अब हम लेंगे और आप यहाँ से जाइए, तो वो स्थिति उन व्यक्तियों के लिए कितनी दुखदाई होती होगी। तो सामुदायिक जीवन से पृथक होता है, जिसे वो साधारणतः उसके आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व के रूप में देखा जाता था, और वहां से उसके आर्थिक जीवन भी जुड़ा हुआ है और उसका सामाजिक अस्तित्व भी जुड़ा हुआ होता है। तो जो उपरोक्त परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम विस्थापन की प्रकृति या विशेषताओं को समझ सकते हैं। जैसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है कंपल्सिव कंडीशन। कंपल्सिव कंडीशन का मतलब होता है बाध्यताकारी दशा। बाध्यताकारी दशा क्यों है? क्योंकि इसमें व्यक्ति ऐच्छिक रूप से नहीं, बल्कि बाध्यता पूर्वक इधर से उधर किया जाता है। प्रवास जो होता है ना, माइग्रेशन, माइग्रेशन में तो इच्छा से ही इधर से उधर व्यक्ति आता जाता है। यह एक सार्वभौमिक घटना है, यूनिवर्सल फिनोमेना है, जिसमें कि ग्रामीण जो है क्षेत्र के लोग या विकासशील देशों के लोग ही नहीं, कई विकसित देशों के लोगों को भी इस विस्थापन का ये जो दुख है वो झेलना पड़ता है। क्योंकि विकसित देशों में हो, चाहे विकासशील देश में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, सब जगह ये विस्थापन की प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि नए नए डेवलपमेंट के लिए नई नई चीजें बनती रहती है, पुल बनते हैं, बांध बनती है, सड़कें बनती है, कई ऐसी चीजें बनती है जिसके लिए लोगों की भूमि उनसे ले ली जाती है और उनको विस्थापन झेलना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक प्रकृति, सोशो इकोनॉमिक नेचर। विस्थापन एक ऐसी दशा है जिसमें प्रभावित व्यक्ति या समूह के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि उसे नई आजीविका के तरीके या नए जीवन निर्वाह के तरीकों को खोजना पड़ता है, नए सामाजिक क्षेत्र में जाकर रहना पड़ता है, नए संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और उसको वहां समायोजन करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को बाध्यतापूर्वक उसके घर से निकालकर दूसरे स्थान पर भेजा जाए, मान लीजिए उसकी वहां उस एरिया में शॉप है, तो अब उसे अब नए स्थान पर
अपनी दुकान को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, नए स्थान पर उसे पता नहीं किस तरह के लोग मिलेंगे, उसके साथ उसकी सोशल बॉन्डिंग कैसी होगी, तो और उसका इकोनॉमिक लेवल वहां ढंग का हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रकृति से जुड़ी हुई समस्या है। ये एक अलगाववादी प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ एलाइनेशन। क्यों अलगाववादी प्रक्रिया है? क्योंकि ये जो भी उससे प्रभावित लोग होते हैं उनके मन में एक विशेष प्रकार की भावना पैदा करती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो शक्तिहीन है, प्रभावहीन है, क्योंकि सरकार जबरदस्ती बाध्यता पूर्वक उनको वहां से हटाती है और अपने हिसाब से उनको रेम्युनरेशन देती है। अगर वो अपनी भूमि को बेचे तो हो सकता है उनको दुगनी या त्रिगुनी कीमत मिले, परंतु सरकार अपने हिसाब से उनको भूमि का मुआवजा प्रदान करके उनसे बाध्यता पूर्वक स्थान खाली करवा देती है। तो ऐसी स्थिति में लोग जो है वो मानसिक रूप से अपने आप को शक्तिहीन, पावरलेस महसूस करते हैं कि हम तो बिल्कुल असमर्थ हैं, और वो तनाव से घिर जाते हैं कि नए स्थान पर रहना आसान नहीं होता है। ये समस्या मूलक और साथ ही साथ प्रकार्यात्मक प्रक्रिया है। प्रकार्यात्मक तो इसलिए कहते हैं कि इससे देश के विकास में सहयोग मिलता है, कि लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उस भूमि का उपयोग देश के विकास के लिए, से बांध बनाने के लिए, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, या सड़क निर्माण के लिए, पुल निर्माण के लिए उन सड़कों का प्रयोग, उस भूमि का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब वो प्रकार्य कर रही है, मतलब विकास में सहयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रकार्यात्मक भी कहा गया है। परंतु ये समस्या मूलक भी है। ये समस्या मूलक इसलिए है कि ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने जमी जमाई स्थान से हटकर, जहाँ उसने कई जीवन के कई वर्ष बिताए होते हैं, उस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर जाकर रहना और नए सिरे से जिंदगी प्रारंभ करना, ये बहुत ही तकलीफदेह होता है। तो विस्थापन जो है वो बाध्यता मूलक होता है और एक सामाजिक आर्थिक प्रकृति होती है, अलगाववादी प्रकृति होती है, और ये एक समस्या मूलक भी है। तो कल जो हम इस पर डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे विस्थापन के कौन कौन से प्रकार है और मेन इसके इश्यूज कौन कौन से इसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इससे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी इसमें? तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम। ओके।